हेलो बच्चों, तुम लोग को हेलो एल्केन्स हेलो एरिन में आज बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जानने से पहले थोड़ा आइसोमेरिज्म के बारे में जान लो, ठीक है। तो लिखो आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उसका डिफरेंस होगा फिजिकल एंड क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, उसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, which have same molecular formula, सेम क्या बताओ, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, अलग रहेगा, उसी बोलते हैं क्या, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म दो तरह का पढ़ना है। आइसोमेरिज्म जो होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो लिखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला इन 2D। उसका 2D में, 2D प्लेन में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो स्टीरियो का मतलब होता है कि मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होगा, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन 3D में उसका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। उसका अरेंजमेंट 3D में क्या होगा, अलग अलग होगा, उसी बोलते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो डिफाइन कर देते दोनों के बारे में। स्ट्रक्चर के वो टाइप होता है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमराइजेशन, रिंग चेन, जो क्लास 11 पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, जब 11 पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक तो वहाँ देख लेना तुम। चलो, तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिफाइन कर देते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो क्या लिखोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोलो बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, शॉर्ट में लिख दें, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बोलो सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इन 2D प्लेन, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, मान लो 1 2 3 4 5 चेन आइसोमेरिज्म है, सीधा है, 4 बंद करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में H होगा। तो ये सीधा चेन क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, क्या बोले, नॉर्मल पेंट, सिंगल सिंगल बन के लगा दें, ए यानी नॉर्मल पेंटेन। कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 C5, कितना नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5 क्या, H12। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो 1 2 3 4, यहाँ एक लगा दिए, कार्बन लगा दिए, मेन चेन ये स्ट्रेट चेन है और उसमें ब्रांच लगा दिए,
स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना कार्बन, C5। कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी क्या है, C5 क्या है, H12। मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या अलग अलग है, एक नॉर्मल है। अच्छा, ये कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप लगा रहता है ना, इस तरह से। सेकेंड कार्बन में अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा, उसको बोलते हैं आइसो बोलते हैं। सेकेंड कार्बन में अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा रहता है तो उसका कॉमन नेम क्या है, आइसो है। क्या बोलेंगे, आइसो। कितना कार्बन है, अब पूरा कार्बन काउंट करो। कॉमन नेम में सभी कार्बन काउंट किया जाता है। कितना, 1 2 3 4 5। क्या बोलेंगे इसको, बता, आइसो पेंटेन बोलेंगे, इसको पेंटेन बोलेंगे। इसका मतलब क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, 2D में अलग अलग है, उसी बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसका बहुत टाइप होता है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन, टोटोमराइजेशन, जो क्लास 11 में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अभी मेरा बात करना था मेन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ध्यान देना। स्टीरियो, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या था, पहले समझो यार। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिसका मोलिकुलर फार्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम हो, बट 3D में उसका अरेंजमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। उसी बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैंने बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula। क्या रे बाबू, सेम मोलिकुलर फार्मूला, क्या सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट different arrangement in 3D plane। 3D प्लेन में क्या होगा, अरेंजमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा, उसी बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और तेरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है दो तरह का होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो दो तरह का पढ़ना है। एक पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, और एक पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यह भी पढ़ना है क्लास 11 में। सिर्फ अभी क्लास 12 में क्या पढ़ना है बताओ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो लिखो, अब हम बात करें डायरेक्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बाकी ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चर हम बता देंगे जब क्लास 11 में आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे तब। लिखो, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। चलो हेडिंग दो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते किसको, ठीक है। देखो, ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, ये आपका एक ऑर्डिनरी लाइट है। लाइट इधर उधर भटका है, ऑर्डिनरी लाइट, ये ऑर्डिनरी लाइट है। क्या है ये, ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, इस लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म में पास करते हैं, निकोल प्रिज्म एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म में पास करते हैं जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में पास करते हैं ना, तो ये लाइट जो होता है सभी एक प्लेन में आ जाता है, एक डायरेक्शन में आ जाता है। उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
PPL बोलते इसी को। इसी क्या बोलते हैं बताओ? प्लेन क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PPL। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन में पास करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन यहाँ पर है, ग्लूकोज सोल्यूशन, अल्कोहल सोल्यूशन, कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है बता, यहाँ पर ये सोल्यूशन है, उसमें पास करेंगे तो ये लाइट को अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड लेफ्ट और राइट में रोटेट करवा दे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। मान ले तेरा ये आँख है यहाँ पर, ठीक है, इसको कहाँ रोटेट करवा दे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। मान ले ऐसे घुमा दे, ऐसे ही क्लॉकवाइज हुआ, और या तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। ऑप्टिकली क्या बोलते हैं? एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जो क्लॉकवाइज घुमाता है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज जो घूमता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, रोटेटरी बोलते हैं, जिसको हम +D से डिनोट करते हैं। आज जो लेफ्ट में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? -L बोलते हैं। ठीक है। या तो +D में या -L में घुमा दे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। और अगर घुमा नहीं पाएगा, लाइट सीधा चला जाएगा, लाइट घूमेगा नहीं, लाइट सीधे पास हो जाएगा, लाइट हमारे आँख में आके पड़ेगा। ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन लाइट को घुमा नहीं पाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा नहीं पाएगा, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। आए समझ में? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन उस लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेकिन वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा पाएगा, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, लिख लो। अच्छा, कोई कंपाउंड दे देगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोलेगा बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्या उसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे? उसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कायरल कार्बन क्या है और अकायरल कार्बन क्या है। तो इसको लिखो पहले। चलो मिटाते हैं इसको। ठीक है। तो अब बात करते हैं कायरल कार्बन किसको कहते हैं? कायरल, इसको कोई किरल बोलता है, कायरल बोलो ना सबसे अच्छा। कायरल कार्बन, जिसको हम असिमेट्रिकल कार्बन भी बोलते हैं। असिमेट्रिकल कार्बन। कायरल का मतलब क्या होता है पहले समझो। कि कार्बन का जो है 4 वैलेंसी होता है, कितना होता है? 4 वैलेंसी। ये 4 बॉन्ड होता है। मान लो इसमें A लगा हुआ है, B लगा हुआ है, C D, तो A जो होगा B के बराबर ना हो, B जो है C के बराबर ना हो, C आपका D के बराबर ना हो, सभी ग्रुप अलग अलग रहे, या सभी फंक्शन ग्रुप क्या है? अलग अलग रहे, तो उस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन बोलते हैं। कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है। उस कार्बन को जब मिरर में देखेंगे तो वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल बने। नॉन सुपर मतलब समझो, नॉन सुपर क्या होता है कि मान लेते हैं ये P है और इसको तुम मिरर में देखोगे, Q दिखाई देगा, ये A है, मान ले B है। अब इस Q को हम इसके ऊपर रख देंगे, ढकेगा नहीं? ढकेगा।
तो उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज। तो उसी को बोलते हैं कायरल कार्बन, जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर बने, ठीक है, उसका उल्टा बने, इमेज उल्टा बने, उसको बोलते हैं कायरल। इसे मान लेते हैं कि ये सी है, ध्यान देना, ये मान ले इसका प्लेन के ऊपर है, और मान लेते हैं यहाँ पर क्या लगा दिए हैं, मान ले बी आर लगा दिए हैं जो प्लेन के नीचे, एक ही प्लेन में है दोनों, और ये आपका इस तरह से, मान ले इस तरह से यहाँ पर ये लगा दिए हैं, ये आपका सी एल है, और ये आपका सपोज करते हैं क्या है, ओ एच है। देखो ये इसको बोलते हैं स्टीरियो फॉर्म में, 3D फॉर्म में इसको बोलते हैं वेज फॉर्म, वेज, इसको बोलते हैं डैश फॉर्म। दोनों में क्या अंतर है? देखो ये जो होता है ना कार्बन के ऊपर है, और इसका मतलब कार्बन के कहाँ है, अंदर है, और ये एक ही प्लेन में है। मतलब ये हम कार्बन है तो कार्बन के आगे जो रहेगा वेज वाला, और पीछे कौन रहेगा, डैश वाला, और ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन में, कार्बन के प्लेन में। देखो तो कार्बन के चारों बॉन्ड क्या अलग अलग है। अगर इसको अगर मिरर में देखेंगे हम तो क्या दिखाई देगा, ये सी एच तो यहीं रहेगा, एक ही प्लेन में है, बी आर भी तो यहीं रहेगा, लेकिन ये कहाँ दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा, ओ एच। ये कहाँ दिखाई देगा बता, इधर दिखाई देगा, आपका क्या सी एल दिखाई देगा। अब ये मान ले ये मान ले प्लस डी है, क्या हो जाएगा, ये माइनस एल हो जाएगा। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, ढकेगा, नहीं ढकेगा, ग्रुप अलग अलग एक्सचेंज हो गया है, ढकेगा, नहीं ढकेगा। तो उसी बोलते हैं क्या, नॉन सुपर इम्पॉसिबल बोला जाता है, नॉन सुपर बोलो इम्पॉसिबल ऑन दियर मिरर इमेज, ऑन दियर कहाँ रे बाबू, मिरर इमेज, मिरर इमेज। और उसी चीज को, इसी चीज को जिसका मिरर इमेज बनता है, इसका इमेज उल्टा बनता है, उसी बोलते हैं एन एनसियोमर बोलते हैं, एन एनसियोमर बोलते हैं, ठीक है। और जिस कार्बन का चारों ग्रुप अलग अलग हो तो उस कार्बन बोलते हैं कायरल कार्बन। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा देगा। मतलब ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कायरल कार्बन हो तो वो हमेशा 100% वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। लेकिन जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होगा तो ज़रूरी नहीं है कि लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा पाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर सिमेट्री। अभी बात करेंगे उसके बारे में, इसको लिख लो पहले। चलो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं लैक्टिक एसिड्स का। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, दही में। कौन सा बैक्टीरिया करता है, दूध को दही बनाता है, लैक्टोबैसिलस, मालूम है ना, उसका शेप होता है रॉड शेप जैसा, लैक्टोबैसिलस का है ना। तो अब बात करते हैं लैक्टिक एसिड। जैसे इसका फार्मूला होता है, लैक्टिक स्ट्रक्चर इस तरह होता है, सी यहाँ पर लिख दो, देखो ध्यान देना, ये लिखो COH एसिड, यहाँ क्या लिख दो OH, और यहाँ पर एक होता है क्या, इस तरह से मान लेते हैं, ये आपका वेज फॉर्म जो कार्बन के ऊपर रहेगा, और एक होता है H, ये H जो कहाँ रहे, कार्बन के अंदर रहेगा स्टीरियो के फॉर्म में। तो ये कार्बन देखो तो चारों बॉन्ड अलग अलग है, अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। इस तरह क्या होगा, कायरल कार्बन, एक ही कायरल कार्बन है। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कायरल कार्बन होगा वो हमेशा क्या करेगा, वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो इस पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, ऑप्टिकली
एक्टिव बोलेंगे। अब मान लो ये प्लस डी है, डेक्स्ट्रो है, अगर इसको मिरर में हम देखेंगे, मिरर में तो क्या दिखाई देगा? देखा तो एक ही प्लेन, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये सी ओ एच रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? ओ एच रहेगा। लेकिन ये कहाँ दिखाई देगा? इधर दिखाई देगा। और ये किधर दिखाई दे बता रहे? इधर दिखाई देगा। ये आपका मान लें माइनस एल हो गया। क्या आप इसको इसके ऊपर ढकेगा? ये नहीं ढकेगा। इसको क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल बोलते हैं। मतलब ये तेरा क्या है बताओ? नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। नॉन सुपर क्या? इम्पॉसिबल है। उसको क्या बोलते हैं? एनएंसियोमर बोलते हैं। एनएंसियोमर बोलते हैं और एनएंसियोमर्स। और वो हमेशा क्या होता है बताओ? ऑप्टिकली क्या होता है? ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव होगा। लिख लो, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कायरल कार्बन होगा ना, वो हमेशा क्या? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। देखो तो इसमें अगर प्लेन पास किया जाएगा तो इक्वल भाग में नहीं कटेगा, अनइक्वल भाग में कटेगा। मतलब इसलिए बोले इसको असिमेट्रिकल कार्बन। सिमेट्रिकल नहीं, असिमेट्रिकल ना। अगर एस काटो तो एक से एच निकलेगा, एक तरफ एच निकलेगा। सिमेट्रिकल नहीं, इसलिए कायरल कार्बन को असिमेट्रिकल कार्बन ही बोलते हैं। लिख लो। अब बात करते हैं अकायरल कार्बन क्या है। अकायरल कार्बन, चलो कायरल कार्बन का डिफिनेशन लिख लो। तो लिखो कायरल कार्बन का डिफिनेशन। कायरल कार्बन क्या लिखोगे? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिख लो, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, those organic compounds which are non super impossible on their कहाँ रे? mirror image is called chiral carbon। chiral carbon लिख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकायरल कार्बन के बारे में कि अकायरल कार्बन किसको कहते हैं। अकायरल कार्बन, इसको सिमेट्रिकल कार्बन भी बोलते हैं। सिमेट्रिकल बोलो, सिमेट्रिकल कार्बन बोलते हैं। अकायरल का मतलब क्या? मान ले कार्बन का तुमको मालूम है 4 बॉन्ड होता है। चारों बॉन्ड में कहीं एक ही पर भी अगर 2 ग्रुप सेम आ जाए, जैसे मान ले यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी, 2 ग्रुप क्या आ गया? सेम आ गया। अब बी से तुम अगर आप देखो, बी से तुम अगर प्लेन ड्रॉ करो, इक्वल भाग में कटेगा। मतलब तेरा आप क्या यहाँ आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री इक्वल भाग में क्या हो जाए? कट जा रहा है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, या याद रखना एक क्या हो? सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। क्या हो? सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या? मान लो ये इस तरह सा है, इसको एक प्लेन ड्रॉ का इक्वल भाग में कट गया, इसको बोलते हैं प्लेन सिमेट्री। मान लो इस तरह से ये है, इसको बीच से काटेगा तो इक्वल भाग कट गया, इसको बोलते हैं प्लेन सिमेट्री। और सेंटर सिमेट्री का मतलब क्या? मान ले कोई सेंटर से यहाँ से जाने पर सेम डिस्टेंस पर अगर ए मिल रहा है, तो यहाँ से इधर जाने पर सेम डिस्टेंस पर ए ही मिलेगा। सेम टाइप का मॉलिक्यूल मिलेगा। सेंटर से इधर जाए उतने डिस्टेंस पर ए मिल रहा है, और यहाँ से उतने डिस्टेंस पर ए मिल रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं बाबू? सिमेट्री बोलते हैं। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को
आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा पाएगा। कार्बन का 4 वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या हो गया, सेम आ गया, सेम ग्रुप से जुड़ गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बीच से प्लेन होकर अलग अलग भाग में क्या कट जा रहता है, उसी को बोलते हैं अकायरल कार्बन एटम। इसमें अगर तुम देखो तो अगर मान लेते हैं इससे तुम अगर मिरर लगा दोगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं। अगर मिरर लगा दोगे तो क्या फ़र्क है, तो एक ही प्लेन में ये ए बी, ये सी यहाँ चला जाए, सी यहाँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ढक जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोसिबल, बोलते हैं सुपर इम्पोसिबल सुपर इम्पॉसिबल क्या बता, ऑन दियर क्या मिरर इमेज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अकायरल कार्बन। जैसे मान ले ये ओ है, अगर इसको मिरर में देखेंगे क्या ओ ही दिखाई देगा, कोई फर्क नहीं, इसको इसके ऊपर क्या ढक जाएगा, ये सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसी को बोलते हैं अकायरल कार्बन एटम। इसका कार्बन का 4 वैलेंसी में कोई 2 भी वैलेंसी क्या हो जाए, सेम ग्रुप से जुड़ जाए, तो हमेशा क्या होगा, अकायरल होगा। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा पाएगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो असिमेट्रिकल कार्बन का डिफाइन भी लिख देते हैं, या अकायरल का डिफाइन लिख देते हैं, तो यही लिख देते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दो इस तरह से। अकायरल का डिफिनेशन लिख लो, अकायरल कार्बन, अकायरल कार्बन क्या लिखो बता, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या लिखोगे, विच आर क्या बता रहे बाबू, सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर क्या मिरर इमेज, क्या बोलते हैं, अकायरल कार्बन बोलते हैं। और अकायरल कार्बन जिसमें होगा, मतलब असिमेट्रिकल कार्बन जिसमें होगा, या अकायरल कार्बन बोलो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा क्या होगा बता बाबू, ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा पाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। याद रखना, जिसमें एक कायरल कार्बन हो, एक कायरल कार्बन मतलब एक कार्बन का 4 वैलेंसी क्या हो, अलग अलग ग्रुप से ज्वाइंट हो, जिसमें एक कायरल कार्बन हो, 1 कायरल कार्बन हो, वो ऑलवेज क्या होगा, ऑप्टिकली क्या होगा रे बाबू, ऑलवेज क्या होगा, ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर सिमेट्री नहीं है और नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, सेंटर सिमेट्री होगा। लेकिन भाई जिसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जिसमें मोर देन 1 कायरल कार्बन हो, मोर देन, याद रखना, मोर देन 1 कायरल कार्बन है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट को घुमा दे क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर वहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, या सेंटर ऑफ क्या है बोलो सिमेट्री मिल रहा है, तो वो हमेशा दो कायरल कार्बन क्यों ना हो, या 2 से अधिक कायरल कार्बन क्यों ना हो भाई, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा मेरे भाई ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा पाएगा। तो ये एग्जांपल देता और समझ में आएगा, लिखो यहाँ तक। चलो जैसे एग्जांपल दिए हम टार्ट्रिक एसिड का। टार्ट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, इमली में। टार्ट्रिक एसिड, ध्यान देना, टार्ट्रिक एसिड का फार्मूला होता है COOH, फिर यहाँ C, फिर यहाँ OH, फिर ये H, फिर ये देखो C, ये OH, फिर H, फिर COOH,
देखो देखो तो ये कार्बन, देखो तो ये कार्बन, एक ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, मतलब भाई ये काइल कार्बन है। देखो तो यहाँ पर देखो तो ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ऊपर अलग है, मतलब 2 काइल कार्बन है। तो ये काइल कार्बन एक से ज़्यादा है तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था। लेकिन भाई यहाँ देखो तो अगर बीच से प्लेन ड्रॉ करेंगे तो मेरे भाई ये इक्वल भाग में कट जा रहा है। तो जब एक प्लेन जिसमें एक से ज़्यादा काइल कार्बन हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइट को घुमा दे। अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जा रहा है या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जा रहा है, वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इंजीनियर कब, जब एक से ज़्यादा काइल हो। अगर एक होगा तो हमेशा होगा, क्योंकि उसमें एक काइल कार्बन में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर सिमेट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ प्लेन सिमेट्री मिल रहा है, इक्वल भाग में कट गया। मान लेते बाबू कि हो सकता है ये क्लॉकवाइज घुमा दे, ये वाला ग्रुप ये क्लॉकवाइज, तो ये क्या घुमा दे बताओ, आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। एक क्लॉकवाइज है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलते बता, -L, क्या बोले बता, +D, दोनों हो जाएगा। एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। ये एक दूसरे क्या हो गया, इंटरनल का क्या हो गया, क्या कर गया बताओ, कंपनसेशन कर गया। इंटरनल क्या हो गया, कंपनसेशन हो गया। और ये आपका क्या 50% आपका +D में घूम गया, +D में, और आपका 50% -L में घुल गया। मतलब यहाँ पर ये +-DL हो गया। तो जहाँ पर 50% डेक्स्ट्रो हो और 50% लीव हो, मतलब क्लॉक और एंटी दोनों 50-50%, तो भाई उसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन बोला जाता है। रेसिमाइजेशन मिक्सचर्स बोलते हैं। और रेसिमाइजेशन मिक्सचर जो होता है भाई हमेशा वो जो क्या बताओ, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, इस तरह कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड बोलते हैं। मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड, क्योंकि उसमें एक साथ क्लॉकवाइज हो रहा है, एक साथ एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। इसको बोलते हैं इंटरनल कॉम्पनसेट करके एक दूसरे से। इसका फार्मूला है टार्ट्रिक एसिड का, टार्ट्रिक एसिड का। देखो 2 काइल कार्बन था जिसको होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन क्यों नहीं हुआ कि भाई यहाँ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो एक क्लॉक घूम जाएगा, एक क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा, मतलब 50% क्लॉकवाइज 50% एंटी क्लॉकवाइज। उसे बोलते हैं इंटरनल कॉम्पनसेशन बोलते हैं। इसे बोलते हैं मीजो कंपाउंड, मतलब +B और -B क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलते हैं। लिख लो। इसी में थोड़ा सा और बात कर देते हैं हम, डायस्टीरियोमर्स क्या होता है। देखो डायस्टीरियोमर्स देख लो थोड़ा सा, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स देख लो। डायस्टीरियोमर्स क्या होता है, मान ले आपका ये टार्ट्रिक एसिड से, ध्यान देना, यहाँ बना देते हैं, ये COOH, ये COH, फिर H, फिर COH, फिर H, फिर COOH। ठीक है, देखो तो भाई इसका तो मिरर इमेज बनेगा नहीं, दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड है, मिरर इमेज बनेगा नहीं। लेकिन भाई इसका मान ले, इसका हम थोड़ा सा स्टीरियो को चेंज कर दिए। स्टीरियो चेंज मतलब क्या कर दिए, COOH, फिर ये C यहाँ OH को रहने दिए, यहाँ H, अब क्या करिए, इस OH को उधर ले गए, इस H को उधर ले आए, तो स्टीरियो चेंज कर दिए। इसका स्टीरियो क्या कर दिए, चेंज कर दिए इस 2 का। तो एक दूसरे का तो मिरर इमेज नहीं है, लेकिन एक दूसरे क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, लेकिन हम लोग क्या किए, स्टीरियो क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो उसी बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। मतलब मेरे भाई 1 और 2 क्या बता, तो ये आपका नो मिरर इमेज, मिरर इमेज नहीं है, नो मिरर इमेज, बट क्या है, एक दूसरे क्या है, स्टीरियो आइसोमर। दोनों का आइसोमर क्या है, देखो तो एक OH यहाँ है, एक OH वहाँ है, लेकिन एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है। स्टीरियो क्या चेंज है। तो 1 2 क्या है, नो मिरर इमेज है, बट क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमर्स है। तो उसी को हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। दोनों का तो मिरर इमेज नहीं है, लेकिन स्टीरियो चेंज है। देखो तो ये OH कहाँ पर है, इधर है, ये कहाँ, इधर है, चेंज है ना, इसे बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। और इसको बाद 2 में अगर हम प्लेन मिरर लगा देंगे 2 में, तो क्या दिखाई देगा,
COOH, फिर C, ये OH इधर चला जाएगा, यहाँ H, फिर देखो तो C, ये OH यहाँ आ जाएगा, H, और यहाँ क्या हो जाएगा COOH। ये तेरा क्या हो गया, 3 हो गया। देखो 2 3 क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है। जब मिरर इमेज को क्या बोलते हैं, एन एंसियोमर बोलते हैं। एन क्या बोलते हैं, एन एंसियोमर बोलते हैं। तो और जो जिसमें एन एंसियोमर उसका क्या बोलते हैं बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हो कंपाउंड को। ऑप्टिकली क्या बताओ, एक्टिव होगा। तेरा 2 और 3 क्या है, देखो तो 2 या 2 एंड 3 क्या है आपका, क्या है, मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। इसके कारण क्या बताओ, ये एन एंसियोमर है, एन एंसियोमर्स है। इसके कारण क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन 1 2 क्या है, नो मिरर इमेज है, बट क्या स्टीरियोआइसोमर, इसको क्या बोलता है, डायस्टीरियोमर। और डायस्टीरियोमर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, याद रखना। ऑप्टिकली क्या होता है बताओ, ऑप्टिकली क्या होता है, इन एक्टिव होता है, लिख लो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा तो देखो, फॉरवर्ड करो, सब कोऑपरेट करो। तब तक के लिए बाय बाय।